अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 12 अकाउंट के अंदर पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 साझेदारी पेटी के वार्षिक हिसाब में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है तो आप वार्षिक हिसाब का कोई भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है, जय और प्रफुल्ला समान प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार है। उनका लाभ हानि का अनुपात कैसा है? समान। इसका मतलब है 1:1, ठीक है। हमें इनकी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करना है। सबसे पहले वार्षिक हिसाब शुरू करते समय हमारा पहला काम क्या रहता है? समायोजनों को टिक करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समायोजन पढ़ लेता हूँ। इसके समायोजनों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली है अंतिम स्टॉक की समायोजन। इस समायोजन को हम टिक नहीं करते, आप याद रखोगे, ठीक है। दूसरी समायोजन लिखा है, पूंजी पर 10%, चालू खाते की बाकी पर 9% और आहरण पर 12% की दर से ब्याज गिनना है। तो आप पूंजी पर टिक कर लीजिए और आहरण पर टिक कर लीजिए और चालू खाते की बाकी पर टिक कर लीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर, जय को मासिक वेतन 700 की दर से देना है, जिसमें 4 मास का वेतन उसने निकाल दिया है, जिसका समावेश वेतन में हो गया है, ठीक है। हमने भूल कर दी है, जय का वेतन का समावेश किस में कर दिया है हमने? वेतन में। तो आप वेतन में टिक कर लोगे। तो जो सकल तलपट में देनदार और लेनदार के नीचे वेतन है आप उसमें टिक करिएगा, ठीक है। प्रफुल्ला के लोन के नीचे जो वेतन दिया है वो मजदूरी का है, व्यापार खाते उधार पक्ष में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस समायोजन को आप याद रखिएगा। नीचे लिखा है चौथे नंबर पर, तारीख 1/1/17 के रोज प्रफुल्ला अतिरिक्त पूंजी के रूप में 20,000 लाई थी। हमारा हिसाबी वर्ष क्या होता है? 1/4/16 से लेकर 31/3/17। तो यहाँ से ये जो हमारा हिसाबी वर्ष है बराबर इसी के बीच में प्रफुल्ला अतिरिक्त पूंजी लाई है। कब लाई है? 1/1/17 को। कितनी? 20,000, ठीक है। तो ये जो 20,000 का समावेश है ये पहले से ही पूंजी में हो गया है, ठीक है। जो प्रफुल्ला की पूंजी है 1,40,000 उसी के अंदर इस 20,000 का समावेश हो चुका है, क्योंकि जो हमको सकल तलपट दी होती है इस पूरे साल की दी होती है बराबर। तो ये जो 20,000 का समावेश है 1,40,000 में हो चुका है, ठीक है। तो जब हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे तो इस 20,000 की पूंजी पर ब्याज अलग निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 महीने की पूंजी है। देखिए 1/1/17 से लेकर 31/3/17 तक 3 महीने ही होते, ठीक है। तो इस पर जो ब्याज निकलेगा वो अलग निकलेगा, तो आप याद रखिएगा। 5वें नंबर के समायोजन, जय ने प्रति मास के अंतिम तारीख को 1,000 का आहरण किया है, जबकि प्रफुल्ला ने तारीख 1/10/16 के रोज आहरण करा है। तो जब भी आप आहरण पर ब्याज निकालोगे तो इसे ध्यान में रखोगे, ठीक है। समायोजन नंबर 5 को। 6 नंबर के समायोजन, यंत्रों पर 9% तथा फर्नीचर पर 5% की दर से घिसाई गिनो। तो हम यंत्र और फर्नीचर पर टिक कर लेंगे, हमें घिसाई गिननी है। आगे लिखा है, प्रफुल्ला तारीख 1/12/16 के रोज निजी उपयोग के लिए 2,000 का माल ले गई थी। अगर निजी उपयोग के लिए कोई साझेदार माल ले जाता है, इससे हमारी खरीदी कम हो जाती है, तो हम खरीदी में टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा माल कम हो गया है। अगर ये माल ले जा रहा है तो इसका आहरण कहलाता है, ठीक है। तो इसके पूंजी खाते हम उधार करेंगे और इस पर हमको ब्याज भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका आहरण है माल का, तो आहरण पर भी हम ब्याज निकालेंगे। तो इस 2,000 पर भी ब्याज हमको निकालना पड़ेगा। आगे समायोजन खत्म नहीं हुई है, जिसका बिक्री बही में 2400 से लेखा हो गया है। हमने आहरण करा था और हमने भूल क्या कर दी? बिक्री में उसका लेखा कर दिया, तो बिक्री में भी हम टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने भूल करी है तो हमें बिक्री में भी टिक करना होगा। 8वें नंबर के समायोजन, 2400 का एक देनदार दिवालिया घोषित होने से प्रति ₹40 डिविडेंड मिल सकता है। हमें 40 पैसा का मतलब होता है 40%, ठीक है। हमें 40% पैसा मिल सकता है, तो उसका लेखा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मिल सकता है यानी कभी ना कभी मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है। बट जो 60% हमें नहीं मिल रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? डूबत ऋण, ठीक है। तो आप क्या करोगे? देनदार पे टिक कर लोगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है
ये थोड़ा बड़ा सवाल है, तो इसे हम 2 पार्ट में रखेंगे, ठीक है। आज के पार्ट में हम केवल सकल तलपट की बाकियों को खाते में रखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके समायोजन को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम इसकी सकल तलपट की बाकियों को खातों में रख लेते हैं। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसे आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके सभी समायोजन इजी नहीं रहेगी सोल्व करना, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको मजा भी आएगा, ठीक है, सवाल करने में। यहाँ लिखा है पूंजी और आहरण। सवाल में हमको चालू खाता भी दिया गया है, इसलिए हमने चालू खाता बनाया है। तो हम पूंजी कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा पूंजी खाता जय और प्रफुल्ला 1 लाख और 1,40,000, ठीक है। टोटल करके बाहर लिखा 2,40,000। साथ ही में उसका आहरण भी लिखा है, तो आहरण तो हम चालू खाते उधार पक्ष में ही लिखेंगे। तो यहाँ हमने उधार पक्ष में लिखा आहरण 12,000 जय का और प्रफुल्ला का 16,000, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है चालू खाता। अब हमें चालू खाते की बाकी दी गई, ठीक है। तो शेष आगे लाए प्रफुल्ला की जमा बाकी दी है 4,000 और शेष आगे लाए जय की उधार बाकी दी है 12,000, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है माल का स्टॉक तारीख 1/4/16। तो हमें क्या दिया है? ये प्रारंभिक स्टॉक दिया है। व्यापार खाते उधार पक्ष में लिखेंगे, तो यहाँ हमने लिखा प्रारंभिक स्टॉक 60,000। नेक्स्ट खरीदी और बिक्री। हमें खरीदी बिक्री दी है, जो उधार पक्ष में है वो खरीदी है और जो जमा पक्ष में है वो बिक्री है, ठीक है। तो 2,03,80,000। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे माल वापसी। तो जो वापसी दी गई है वो हमें खरीदी और बिक्री की दी गई है, ठीक है। अगर खरीदी उधार होती है तो उसकी वापसी क्या होगी? जमा, इसलिए हमने माइनस करा 12,000। अगर बिक्री जमा होती है तो उसकी वापसी कैसी होगी? उधार, इसलिए हमने माइनस करा 7,000। तो यह रकम माइनस करके नीचे लिखी है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे समायोजन बाकी है, इसलिए रकम हमने अंदर ही लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर रोकड़ और बैंक। रोकड़ और बैंक हम कहाँ लिखते हैं? पक्की तलपट में। जो उधार पक्ष में है वो रोकड़ है और जो जमा पक्ष में है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा रोकड़ 3,700 और बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हमने 15,750, इस प्रकार। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है हुंडिया। जो उधार पक्ष में है वो हमारी लेनी हुंडी है और जो जमा पक्ष में है वो हमारी देनी हुंडी है, बराबर। तो यहाँ हमने लिखा 18,000 और 14,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है भाड़ा। भाड़ा हमारा उधार पक्ष में लिखा है, इसका मतलब हमारा खर्च है। कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा भाड़ा 22,000, क्योंकि गुप्त समायोजन ने हमें ब्रैकेट में लिखा है फरवरी 2017 तक। हमारा ईसाई वर्ष का पूरा होता है 31/3/17 को, बट हमने फरवरी तक ही दिया है, इसका मतलब हमने 1 महीने का नहीं दिया है, इसलिए हमारी कई समायोजन है? ये गुप्त समायोजन है, आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मकान। मकान हमारी संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा मकान 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मकान पर चालू वर्ष की घिसाई। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर हमें नई घिसाई निकालने के लिए कहा गया है तो हमारी जो पुरानी घिसाई है वो हम संपत्ति के अंदर ही प्लस करते हैं। अगर हमें नई घिसाई निकालने के लिए नहीं कहा गया है तो जो भी पुरानी घिसाई है वो हम लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखते हैं। तो यहाँ हमको सवाल में मकान पर घिसाई नहीं निकालनी है, तो इसकी जो भी घिसाई है वो हम लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा मकान पर घिसाई 12,000। आगे रेलवे नूर कहाँ लिखते हैं? व्यापार खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा रेलवे नूर 5,300। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फर्नीचर। फर्नीचर हमारी संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा फर्नीचर 84,600। जस्ट नीचे लिखा है उसके फर्नीचर की बिक्री और ब्रैकेट में लिखा है तारीख 1/4/16, जो कि हमारी शुरुआत की तारीख ही है 1/4/16। तो इस प्रकार अगर हम फर्नीचर बेचेंगे तो हमारा फर्नीचर कम होगा, इसलिए हमने माइनस करा बिक्री 14,600। तो बाहर कितना आया? 70,000। यहाँ अच्छी बात क्या है, जो आपको ब्रैकेट में तारीख दी गई है वो है 1/4/16। अगर हमें कोई दूसरी तारीख दी होती, मान लीजिए हमें दिया होता 1/10/2016, तो जब जहाँ तक हमने यूज़ करा है, जैसे कि हमने 1/10/16 तक हमने फर्नीचर को वापरा है, तो वहाँ तक की हमको घिसाई देनी पड़ती है, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि हमको तारीख क्या दी है इसकी? 1/4/16।
इस प्रकार हमें इसकी घिसाई नहीं गिननी रहेगी, क्योंकि हमने इसको वापरा ही नहीं है तो इसकी घिसाई भी गिनेंगे नहीं। तब जो भी फर्नीचर पे घिसाई आएगी वो 70,000 पर ही आएगी। ठीक है, आगे लिखा है देनदार और लेनदार। देनदार हमारी संपत्ति है 48,000, समायोजन है रकम अंदर लिखी, और लेनदार हमारे दायित्व है 16,800 पूंजी दायित्व पक्ष में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वेतन। वेतन हमारा खर्च है, लाभ आने खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा वेतन 20,000, इसके ऊपर समायोजन है प्रफुल्ला के वेतन का, इसलिए हमने रकम अंदर लिखी है। ठीक है, 20,000। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बीमा प्रीमियम। बीमा प्रीमियम हमारा खर्च है, और ब्रैकेट में लिखा है तारीख 30/6/17 को पूरे होने वाले वर्ष का 3600 सहित है। इसका मतलब हमारी गुप्त समायोजन है। ठीक है, तो हम कहाँ लिखेंगे इसे, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। बीमा प्रीमियम 5,700 रकम अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, समायोजन है। आगे लिखा है डूबत ऋण और डूबत ऋण वापसी। डूबत ऋण हमारा खर्च है, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। कोष्टक बनाया है मैंने इस बार। डूबत ऋण सकल तलपट 1,000, बट जो जमा पक्ष में डूबत ऋण वापसी है वो हमारा लाभ है, क्योंकि हमें डूबा हुआ पैसा मिला है वापस, तो हमारा लाभ है, इसलिए जमा पक्ष में लिखा डूबत ऋण वापसी 2,000। इस प्रकार आगे लिखा है प्रफुल्ला के लोन। प्रफुल्ला के लोन हमारा दायित्व है, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा प्रफुल्ला के लोन 20,000। हमें प्रफुल्ला के लोन पर ब्याज निकालने के लिए नहीं कहा है, फिर भी हम ब्याज देंगे। ठीक है, कितना परसेंट ब्याज देते हैं हम, अगर कुछ नहीं कहा गया तो हम 6% ब्याज देंगे। ठीक है, आगे लिखा है वेतन मजदूरी। अभी दूसरी बार वेतन आया है, ठीक है, पर किसका है, मजदूरी का, तो हम कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ हमने लिखा वेतन मजदूरी 11,000। आगे बट्टा, हमें क्या दिया गया है, दिया बट्टा और प्राप्त बट्टा। जो उधार पक्ष में है वो दिया बट्टा है, और जो जमा पक्ष में है वो प्राप्त बट्टा है। तो यहाँ हमने लिखा दिया बट्टा 650, और जमा पक्ष में लिखा हमने प्राप्त बट्टा 850। ठीक है, आगे लिखा है व्यापार खर्च। खर्च हम कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में ही। तो यहाँ हमने लिखा व्यापार खर्च 1,050। उसके नीचे लिखा है विज्ञापन खर्च, वो भी हम यही लिखेंगे, विज्ञापन खर्च 8,000। लास्ट में लिखा है यंत्र, और ब्रैकेट में लिखा है तारीख 31/12/2016 के रोज हमने वृद्धि करी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यंत्र लिखा 52,000। आप समझ सकते हो कि जो हमारा ईसाई वर्ष है वो 1/4/2016 से लेकर 31/3/17 तक होता है, और उसी के बीच 31/12/16 के रोज हमने क्या करी, वृद्धि करी 12,000। तो आप समझ सकते हो जो हमारा शुरुआत का यंत्र रहा होगा वो हमारा कितने हजार का हुआ होगा, 40,000 का, क्योंकि हमने बीच में वृद्धि करी है 12,000 की, तभी तो 52,000 का हो गया है वो। तो इसका मतलब हमारा पहले यंत्र कितने का रहा होगा, 40,000 का। हमने 12,000 उसी के अंदर प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 52,000 का। ठीक है, तो इसकी जब घिसाई गिनेंगे तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, 40,000 पर अलग घिसाई निकलेगी और 12,000 पर अलग घिसाई निकलेगी। ठीक है, तो जो 12,000 है वो इसी के अंदर शामिल है, आप अलग से इसकी एंट्री करोगे नहीं। तो इस प्रकार हमने सकल तलपट की सभी बाकियों को खातों में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो पहली समायोजन है अंतिम स्टॉक की, उसे हम सोल्व कर देते हैं, क्योंकि वो छोटी समायोजन भी है और इजी भी है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अंतिम स्टॉक की बही कीमत 60,000 की है। हमारा अंतिम स्टॉक है कितने का, 60,000 का है, जिसमें 10% माल की बाजार कीमत 20% कम है। हमें बही कीमत कितनी दी गई, 60,000, उसका हमको 10% निकालना है पहले। तो जब 60,000 का 10% निकालोगे तो कितना आता है, 6,000, जिसकी कितने परसेंट कीमत कम है, 20% कीमत कम है। तो 6,000 का 20% कितना आता है, 1,200। ठीक है, तो इसमें से हमको माइनस करना है, क्योंकि कम है ना, कम को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 4,800। इस प्रकार सबसे पहले हमने 60,000 का 10% निकाला, जो 10% आया है उसका 20% कम है, तो हमारे पास कितना आया, 4,800। आगे लिखा हुआ है 20% माल की बाजार कीमत 10% कम है, तो इसी का 20% कितना कम है, 10%। तो जब आप 20% निकालोगे तो यहाँ पर आता है 12,000। 12,000 का हमारा कितना कम है, 10%।
तो 12,000 का 10% कितना हुआ 1200। तो यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 10,800। सबसे पहले हमने 20% इसका निकाला तो कितना आया 12,000, उसका 10% कम था यानी 1200 कम था, तो हमारे पास कितना आया 10,800। आगे लिखा है जबकि शेष कितना बच रहा है, आप देख सकते हो कि 10% यहाँ लिया, 20% यहाँ लिया, तो बचा कितना 70%। अगर ये नहीं समझ में आ रहा आपको तो शेष बचा कितना है 42,000। ठीक है, वहाँ पे लिखा भी है कि शेष 42,000 माल की बाजार कीमत 25% कम है, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 25%। तो अब 42 का जब 25% आप निकालोगे तो कितना आता है 10,500। इतनी कीमत हमारी कम है तो आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 31,500। इस प्रकार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपके पास स्टॉक बचा कितने का है 4800 यहाँ बचा हुआ है, 10,800 यहाँ बचा हुआ है और 31,500 यहाँ बचा हुआ है। जब आप तीनों का प्लस करोगे, ठीक है, तीनों का आपको क्या करना है प्लस, तब आपके पास आएगा 47,100 रुपये। ठीक है, ये फाइनल हमारी अंतिम स्टॉक की कीमत रही 47,100। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। अगर हमें अंतिम स्टॉक में समायोजन दिया होता है तो हम कहाँ लिखते हैं संपत्ति लेना पक्ष में, और दूसरी असर उसकी कहाँ जाती है व्यापार खाते जमा पक्ष में। तो ठीक है, तो हम 47,100 से इसकी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ हमने लिखा अंतिम स्टॉक 47,100, इसकी दूसरी रकम हम कहाँ देंगे व्यापार खाते जमा पक्ष में। तो यहाँ पर भी हमने लिखा अंतिम स्टॉक 47,100 इस प्रकार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे के समायोजन को अब हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।